संजय राउत की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उद्धव की सरकार चली गई, सरकार जाने का भी जो श्रेय या यूं कहें जो ठीकरा है वो संजय राउत के सर फूटा है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि संजय राउत की जो बयानबाजी है उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच की दरार बढ़ी। अगर 2.5 साल पहले आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के सरकार बनाई थी, उस समय रिश्तों में दरार डालने का काम संजय राउत ने किया था। और आज के समय में जिस तरह का वो बड़बोलापन है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, जिस तरह वो ट्वीट करते हैं, उसमें वो ये सोचते नहीं है कि इसके बाद में क्या होगा। लेकिन अब किरीट सोमैया ने उनको सबक सिखाने का मन उठाया, क्योंकि उनकी पत्नी के नाम इन्होंने ट्वीट कर दिया था और उस ट्वीट में कुछ आपत्तिजनक बातें बोल दी थी, लिख दी थी, जिसको मैं नहीं बोल सकता। लेकिन किरीट सोमैया की जो पत्नी है मेधा किरीट सोमैया, उन्होंने इस मामले को लेकर के मानहानि का केस किया। 100 करोड़ रुपए मानहानि का केस करते हुए उन्होंने सवेरी कोर्ट में केस दर्ज कराया था कि ये जो संजय राउत का ट्वीट है उससे उनका अपमान हुआ है और उनके ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत बड़ी कोई रिश्वतखोर या सौदेबाजी करने वाली महिला हैं। इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी। तो संजय राउत, जैसा कि सब जानते हैं और हमने अभी भी देखा है, सरकार गिर गई लेकिन उनका अहंकार नहीं गया। और इसी अहंकार में 4 जुलाई को उनको कोर्ट में पेश होना था, सम्मन जारी हुआ था, लेकिन वो कोर्ट में वहां जाकर प्रस्तुत नहीं हुए। और इतना ही नहीं, उनका वकील तक भी नहीं गया। उनको लग रहा था कि ये केस गया है, केस वापस हो जाएगा। मानहानि के केस आमतौर पे ऐसा ही होता है कि कोर्ट में केस डला और बाद में आदमी सोचता है चलो क्या कोर्ट के चक्कर काटने। लेकिन किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया ने बिल्कुल तय कर लिया है कि इस बार संजय राउत से एक ही कंडीशन में वो केस वापस लेंगे, या तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या तो फिर पेनल्टी देने को तैयार हों। क्योंकि संजय राउत की बदजुबानी वो पहली बार नहीं है कि उन्होंने किरीट सोमैया या उनकी पत्नी को लेकर के आरोप लगाए। सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि नगर निगम में जो शौचालय बनाए गए उसमें 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब आप समझिए, शौचालय बनाना या उनका मेंटेनेंस, उसमें कोई एक निगम पार्षद या कोई अधिकारी 100 करोड़ का घोटाला करेगा और उसका किसी को पता नहीं होगा। सरकार आपकी है, आपकी सरकार थी संजय राउत जी, तो आपकी सरकार में रहते हुए आपका मंत्रालय आप ही के पास था जी, शिवसेना के पास। जांच कराते, पुलिस आपकी थी, जेल में बंद करा देते। लेकिन उसके बजाय आप बयानबाजी करेंगे, कौन सहन करेगा। और इसलिए चैलेंज किया गया। तो किरीट सोमैया ने उसके लिए दस्तावेज जुटाए, जो नगर विकास मंत्रालय है वहां से दस्तावेज लिए और आरटीआई लगा करके उनसे पूछा कि क्या कोई आपके मंत्रालय के तहत ऐसा कोई घोटाला हुआ है कि सार्वजनिक शौचालय को बनाना या मेंटेनेंस में करोड़ों का घोटाला हुआ हो। उन्होंने लिख के दे दिया कि ऐसा कोई घोटाला हमारी जानकारी में नहीं है। जिस नगर निगम के बारे में आरोप लगाया गया, जिसका जो है वो मेधा किरीट सोमैया जहां काम करती थी, वहां भी पता लगाया गया, तो नगर निगम ने भी इसके लिए मना कर दिया। अब जब नगर निगम मना कर रहा है कोई घोटाला नहीं हुआ, सरकार का मंत्रालय मना कर रहा है कोई घोटाला नहीं हुआ, तो संजय राउत जी, बेशक आप पत्रकार हैं, आप एक अखबार के संपादक हैं, वो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, लेकिन आपके पास ये जानकारी कहां से आई? अब तो बताना पड़ेगा। कोर्ट में अगर नहीं बताओगे तो माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी आपको सार्वजनिक रूप से मांगनी पड़ेगी। तो दिन खराब चल रहे हैं संजय राउत के, और संजय राउत के दिन खराब चल रहे हैं, इसीलिए वो कोर्ट के सम्मन पे भी हाजिर नहीं हुए। अब की बार हालांकि जमानती वारंट जारी हुआ है, लेकिन फिर से एक बार वारंट जारी हो गया है कोर्ट से। अब की बार यदि वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए तो निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी तय है। अब यहां आपको ये भी बता दें कि अभी भी जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच दरार डालने का काम किया, पत्रकार अभी भी मिलते हैं, अभी भी उनसे पूछते हैं अब आपका क्या रुख रहेगा, आगे आप क्या करेंगे। तो वो जो तेवर है ना, वो तेवर अभी भी उनके गए नहीं हैं। अब आप ये देखिए कि उनको उन्हीं के सांसद ये सलाह दे रहे हैं कि चलिए आपसे जो हुआ सो हुआ, अब आगे से रिश्ते सुधार लें। पार्टी टूट के कगार पर है, सरकार चली गई है, ऐसे में अब राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है, और राष्ट्रपति चुनाव ये केवल एक
बहाना मात्र होता है, ये दूरियों को घटा सकता है जो भाजपा से बड़ी हैं। और क्योंकि कैंडिडेट भी ऐसा है जिनकी जनसंख्या महाराष्ट्र में भी इतनी है आदिवासियों की कि वो वहाँ की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार एनडीए की तरफ से हैं, वो वनवासी क्षेत्र से आती हैं और वनवासी क्षेत्र से आने का कारण उनके जो आसपास के लोग भी हैं जो विरोधी दल में भी थे, वो भी अब आदिवासी के नाम पर, क्योंकि ट्राइबल एरिया से वो आ रही हैं और इसलिए उनको वोट सपोर्ट करने के लिए घोषणा कर चुके हैं। क्या कारण है कि शिवसेना अभी भी इधर उधर देख रही है? क्यों? क्योंकि शायद शरद पवार अभी उनको ये करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो क्या ये पार्टी शिवसेना शरद पवार के कहने से तब तक चलेगी जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो विधायक टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ गए, उन सब ने एक सुर में एक ही शिकायत की कि शिवसेना को समाप्त करने के लिए शरद पवार एनसीपी काम कर रही है और इसलिए उनकी मांग यही थी कि महाविकास आघाड़ी में एनसीपी का साथ छोड़ दो, कांग्रेस का साथ छोड़ दो। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत, वो लग रहा है कि पूरा उन्होंने तय कर लिया है कि हमको इस शिवसेना को पूरा खत्म करके ही दम लेना है। और इसलिए पत्रकारों ने संजय राउत से पूछा, राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है, क्या शिवसेना द्रौपदी मुर्मू एनडीए की जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे? तो उस पर वो बोलते हैं अभी हम अपने सांसदों से बात करेंगे। और मेरे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं और जो महाराष्ट्र के पत्रकार हैं वो कवर करते हैं, वो कहते हैं साहब इनके जो सांसद हैं वो 18 में से 12 तो इस बात के लिए सहमत हैं कि द्रौपदी मुर्मू को वोट किया जाए। आदिवासी वोट आगे लेने के लिए हमें वो काम करेगा। कम से कम उस पब्लिक में खड़े होकर, आदिवासी क्षेत्र में हम खड़े होकर कह सकेंगे कि देखिए हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती, लेकिन हमने उस कैंडिडेट को सपोर्ट किया। लेकिन लग रहा है कि वो बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे के जो शरद पवार हैं उनकी सलाह के कारण शिवसेना का नुकसान हो रहा है, तो वो साफ साफ दिख रहा है। वरना पत्रकार वार्ता में जिस तरह से पत्रकारों ने सवाल किया, तुरंत कह देना चाहिए था, क्योंकि संजय राउत जो निर्णय कर लेंगे ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग फॉलो नहीं करेंगे। उनको कहना चाहिए था हाँ ठीक है हमारा विचार है। और जिस तरह से बाकी दलों ने, जेडीयू ने बोला है, बीजू जनता दल ने बोला है, इसमें अब आप देखें कि जिसने ये अभियान चलाया था, मतलब आप देखें कि जिस तरह से इसका सारा अभियान विपक्ष दल का चलाया था और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तैयारी ममता बनर्जी ने की थी, वो ममता बनर्जी आज टाला टोल कर रही है, वो यू टर्न ले रही है अपने बयान पर, अपनी तैयारी पर। और वो ये कह रही है कि हमें पहले पता होता कि आदिवासी महिला कोई खड़ा करेगा एनडीए तो हम कैंडिडेट ही ना खड़ा करते। यशवंत सिन्हा अब अकेले से पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शिवसेना को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि वाकई में उनको अपनी जो छवि है उसको सुधारने के लिए करना क्या है। अभी भी अगर वो शरद पवार की सलाह मान रहे हैं, शरद पवार की तरफ देख रहे हैं या संजय राउत की सलाह में चल रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि शिवसेना बिल्कुल जीरो होकर रहेगी। क्योंकि संजय राउत जब तक शिवसेना में हैं और प्रवक्ता हैं, वो बोलते रहेंगे और बोलेंगे ऐसा कि जो उसका नुकसान करेगा। तो संजय राउत से बोलने से ये नुकसान हुआ है, ऐसा शिवसेना के विधायक कह रहे हैं, ऐसा शिवसेना के सांसद कह रहे हैं। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कई बार बोला है कि एक व्यक्ति की वजह से महाराष्ट्र का माहौल खराब हुआ। हमने देखा कि संजय राउत ने जिस तरह की बयानबाजी की, नोटी का क्या मतलब उन्होंने बताया था, किस तरह की गाली दी थी, उसका भी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि एक महिला को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना ये कहाँ तक उचित है। तो ये नोटी बोलने वाले संजय राउत अभी भी ये नोटी बने हुए हैं और अभी भी ये अपने में सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह चलते रहे तो निश्चित मानिए कि किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया इनको जेल भिजवा कर ही रहेगी, ये तय है। या 100 करोड़ रुपए का जो इन्होंने आरोप लगाया उसमें पेनल्टी जो कोर्ट लगाएगा वो इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन इतना तय है कि इस केस में, मानहानि के केस में, किरीट सोमैया और उनकी पत्नी इनको हरगिज बख्शने के मूड में नहीं है। वंदे मातरम।